मैट्रिसेस एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर इंतहाई बुनियादी रोल प्ले करता है। अगर आप मैट्रिसेस में फील करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका नॉलेज वीक है, तो ये लेक्चर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। इस लेक्चर में आप मैट्रिसेस की डेफिनेशन से लेकर टाइप्स और ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप माइनर से लेकर बिगर कैलकुलेशंस इजीली कर पाएंगे। और याद रखिए, मैट्रिसेस के बगैर लीनियर अलजेब्रा ना समझा जा सकता है, ना प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। स्पेशली कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, और वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिसेस पे ऑपरेट हो सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सिंपली अ टेबल। टेबल में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स में लिखते हैं, लेकिन हम यहां पे लीनियर अलजेब्रा में हम टेबल बनाया करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का। सो इसी लिहाज से ये डेफिनेशन है, एन एरे ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स enclosed by a pair of brackets is called a matrix। जैसा कि ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, रोज और कॉलम्स बने बनाए नजर आ रहे हैं, नंबर्स को अरेंज किया गया है रोज और कॉलम्स में और स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया गया है। समटाइम्स यहां पे राउंड ब्रैकेट्स भी यूज हो जाती हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स का नाम रखना हो तो कैपिटल ए बी सी वगैरह नाम रखा जाता है। अब इस मैट्रिक्स में आप देखिए, हमने कहा है दो चीजें, हमने कहा है कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में रोज हैं 3। फर्स्ट रो को हम R1 भी कहेंगे, सेकेंड रो को R2 लिखा करेंगे, थर्ड रो को R3 लिखा करेंगे। मजीद इसमें कॉलम्स देखिए, जो वर्टिकल लाइन अरेंजमेंट्स हैं इन्हें कॉलम्स कहते हैं। अगर कॉलम 1 की बात करनी हो तो हम C1 लिखा करेंगे, C4 फॉर फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो इसके अंदर नंबर्स हमने प्लेस किए हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं। इन नंबर्स को कहते हैं एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। इन एंट्रीज को हमने कैसे नेम करना है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का जो नाम रखा जाता है वो कैपिटल होता है, जो एंट्रीज के लिए यूज करेंगे सिंबल वो स्मॉल लेटर हो जाएगा वही। और इन एंट्रीज को अगर हम देखें तो हर एंट्री एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। जैसे ये 1 देखिए, ये -4 देखिए, ये -8 देखिए, और बाकी भी। ये 1 कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 1 में। ये कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा इसका 1 पोजीशन का एलिमेंट बता दो, तो दैट विल बी 1, तो इसका नाम A11 होगा। और ये जो -4 है इसका नाम हो जाएगा स्मॉल a31, चूंकि ये रो नंबर 3 में है और कॉलम नंबर 1 में है। अब आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा। -8 इज रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखा करेंगे A23। अब आप बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 0 का नाम क्या रखना चाहिए, नाम में पहले तो A लिखेंगे, रो 1 कॉलम 4, इट विल बी 1 4। सो समटाइम्स आपको मैट्रिसेस के एलिमेंट्स नंबर्स की बजाय ये सिंबल्स नजर आएंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं। What we mean by order of a matrix? Order of a matrix को size of matrix भी कहते हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो आप बोला करेंगे नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज नहीं करना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एक नंबर बन जाता है, रोज और कॉलम्स जो हैं वो अपनी हैसियत खो देते हैं। मिसाल देखते हैं, जैसे आपके पास अगर एक मैट्रिक्स हो, तो हम देखें इसमें रो 1 है और कॉलम्स 3 हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 1/3। आप 1/3 का आंसर जब आप 3 लिख देंगे तो वो 3 एंट्रीज आ जाएंगी, और 3 लिखने से ये नहीं पता चलता कि उसमें 1 रो थी 3 कॉलम्स थे, या 3 रोज थी 1 कॉलम थे। और देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1।
एक लास्ट एग्जाम्पल -7, इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो 1 कॉलम, इट इज 1 बाय 1 मैट्रिक्स। बहुत सारी इस तरह से एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये कुल मिलाकर हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है जो हमने टाइप्स पढ़नी है। इनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट 3 टाइप्स हैं, रियल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये तीनों टाइप्स हैं एंट्रीज बेस्ड। इसका कोई ताल्लुक नहीं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है या कोई और ऑपरेशन क्या होता है। इन्हें कहते हैं एंट्रीज बेस्ड। ये सिर्फ एंट्रीज को देख के लिखी जाती हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं 4, ये हैं ऑर्डर बेस्ड। ऑर्डर जैसा होगा उसके हिसाब से ये 4 टाइप्स होंगी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बहुत ज़रूरत पेश आएगी आने वाले लेक्चर्स में रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। हम इन द एंड ऑफ दिस कोर्स हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे ये कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की मदद से। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की हमें बहुत ज़रूरत पेश आएगी, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 3, ये जो टाइप्स हैं 4 टाइप्स हैं, ये एक्चुअली इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, एंट्रीज बेस्ड भी हैं और ऑर्डर बेस्ड भी हैं। तो इसमें ऑर्डर भी देखा जाएगा, इसमें ऑर्डर भी देखा जाएगा, इसमें एंट्रीज भी देखी जाएंगी। तो ये टाइप्स हमने पढ़नी है, जिनमें सबसे पहले रियल मैट्रिक्स क्या होता है। सादा सी बात है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हों। यानी आप मैट्रिक्स चाहे 1 बाय 1 लिखें, यहाँ रियल नंबर लिखा हो, चाहे आप एक कॉलम मैट्रिक्स लिख लें जिसमें एक ही कॉलम हो लेकिन लिखे नंबर्स होने चाहिए, कौन से? रियल नंबर्स। ऐसा मैट्रिक्स हो √2, 1/2, -1 और 7 वगैरह, ये भी क्या है? ये सब रियल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स इन विच at least one entry is a complex number is called a complex matrix। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लिखा हो सकता है 1 2 माइनस आयोटा 7। एक आयोटा नजर आ गया, काफी है, हालांकि इसमें रियल नंबर्स भी हैं 1 7। और लिखा हो सकता है, स्केयर भी हो सकता है 3 प्लस आयोटा 7 1 2 माइनस आयोटा एटसेट्रा। इस तरह के सारे मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहलाते हैं। अगरचे हमारे इस सिलेबस में बहुत रेयर होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नजर आएगा, लेकिन वी शुड नो द सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। ऑल एंट्रीज आर जीरोस। ये शॉर्टली मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए। 0 0, इसका नाम कैसे रखना है? इसका नाम लिखने का तरीका कैपिटल ओ साथ 1 बाय 1। इसका नाम कैसे लिखना है? कैपिटल ओ 1 बाय 2। इसका नाम क्या लिखना है? कैपिटल ओ 3 बाय 1। जितना ऑर्डर है साथ लिख देते हैं। इसका नाम क्या होगा? कैपिटल ओ 2 बाय 3। सो हर नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ओ होगा और उसके सबस्क्रिप्ट में आप उसका ऑर्डर लिख देते हैं। उसके बाद है जी रो मैट्रिक्स। व्हाट वी मीन बाय रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? सिंपली स्पीकिंग द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, या आप लिखें इस तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर। इतना भी लिख दें, कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताएं 1 बाय n, ये बताएं कि जी उसके अंदर एक रो होनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1 बाय n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं? इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? ये लीजिए, एक एग्जाम्पल हो गई -7, एक एग्जाम्पल हो गई 1 2 1 और एक एग्जाम्पल हो गई 1 -1 7 5। ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, इट स्टार्ट्स विद 1। ये भी रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 बाय 3 है। ये भी रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 बाय 4 है। सो एनी मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज आर 1, यानी उसके ऑर्डर में पहला जो नंबर नजर आता है रो का काउंट करके,
वो 1 बनता हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? अब मैं ये ना भी बताऊं तो ये आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर, उसी तरह से बोलेंगे विद ऑर्डर। अब इसमें रोज जितनी मर्जी कर लें, m/1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स भी कर लीजिए, -7 और 112, फिर और भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी लिख लीजिए, -1007। ये सारे कॉलम मैट्रिक्स हैं। ये क्यों कॉलम मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर 1/1, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 4/1। तो देखिए ऑर्डर में ये जो सेकंड नंबर है ये सब में 1 नजर आ रहा है। ऑल सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये 1/1 ऑर्डर है, ये 2/2 ऑर्डर है, ये 3/3 ऑर्डर है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मजीद थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं आपके लिए आपको कुछ बताना ये चाह रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, या 4 रोज और 4 कॉलम्स है। ये इसकी एंट्रीज होंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। याद रखिए कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेते हैं तो उसमें रोज और कॉलम्स तो होते ही होते हैं, उसके अंदर और भी एंट्रीज होती हैं जो कि हम रीड पढ़ेंगे, जिनके ऊपर हमारा फोकस भी होगा। वो ये एंट्रीज हैं। यहां पे भी आपको 4 एंट्रीज नजर आएंगी, लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक। इनको कहते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज, मेन डायगोनल एंट्रीज। और ये जो इधर 4 बनती हैं ये वाली, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज। हमारा फोकस जो ज्यादा होगा वो स्क्वायर मैट्रिसेस की डायगोनल एंट्रीज पे होगा। हम जब भी डायगोनल एंट्रीज का वर्ड कहीं देखेंगे पढ़ेंगे तो उससे मुराद हमारी उससे मुराद यही मेन डायगोनल एंट्रीज एंट्रीज होंगी। अगर इसका नाम हम रख दें A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, तो आप गौर कीजिएगा कि ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनका रो नंबर और कॉलम नंबर आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं इनका रो नंबर ऑलवेज इक्वल टू कॉलम नंबर। जो भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, और जो इनके अलावा होती हैं उनमें रो का नंबर कम हो सकता है और कॉलम का नंबर बिगर हो सकता है, या रो का नंबर बिगर हो सकता है, कॉलम का नंबर स्मॉलर हो सकता है। इनके अलावा जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑफ डायगोनल, अदर जो हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑफ डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। सो आपने याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स के साथ साथ डायगोनल एंट्रीज पे भी फोकस होता है। डायगोनल एंट्रीज की पहचान उनका रो नंबर कॉलम नंबर सेम, और जिनका रो नंबर कॉलम नंबर सेम ना हो उन्हें ऑफ डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम ज्यादा पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। हम ज्यादा पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस, हम इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम ज्यादातर पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। आइए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हालांकि ये रो मैट्रिक्स भी है। 2 1 5, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हालांकि ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो किस्म के होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर। किस तरह के होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल जीरोस अबव डायगोनल एलिमेंट्स, जैसा कि ये नजर आ रहे हैं। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या नजर आ रहा है, ये इसके डायगोनल एंट्रीज हैं और उनके ऊपर सारे जीरोस हैं। इसे क्या कहना है आपने? लोअर ट्रायंगुलर। उलट है, जीरोस नजर आ रहे हैं डायगोनल से अबव और कहना इसे है लोअर ट्रायंगुलर। ऐसा क्यों? इसकी वजह देखिए। इसकी वजह यह है कि आपको पहले मैं कोई मैट्रिक्स बना कर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनसे अबव सारे जीरोस होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं डायगोनल से अबव एंट्रीज, ये सब जीरो होने चाहिए। अगर ये सब जीरोस कर दें तो क्या होगा? देखिए आपके पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा यहां पे ऐसे ही, यहां पे ऐसे ही, यहां पे ऐसे ही, इनको नहीं चेंज करते, इनको नहीं चेंज करते, ये सारे जीरोस बन जाएंगे। ये सारे जीरोस, तीन एंट्री जीरोस बन जाएंगी। अब खास बात आपने क्या देखनी है? खास बात देखनी है कि जो जीरोस बने हैं उनमें रो का नंबर 1, कॉलम का नंबर 2, रो का नंबर 1, कॉलम का नंबर 3, रो का नंबर 2, कॉलम का नंबर 3। तो अलजेब्रिकली भी याद रख लें कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। वो तमाम एंट्रीज जिनमें रो का नंबर कॉलम से कम हो, जैसे 1 2 1 3 2 3 1 4 1 5 1 7, वो सब जीरोस होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। डायगोनल वाले कौन होते हैं? आपको याद होगा इनमें आई इक्वल टू जे होता है, रो का नंबर इक्वल होता है कॉलम के नंबर के। नीचे वालों के लिए क्या होता है? आई ग्रेटर देन जे हो जाता है। तो यहां आप गौर करें, A12, A13, A14 जीरोस हैं, बाकियों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो लोअर ट्रायंगुलर का मतलब यह होता है कि डायगोनल से अबव जीरोस हैं और अगर कोई नॉन जीरो हो सकता है तो डायगोनल से नीचे हो सकता है, ऊपर एंश्योर है कि जीरोस होंगे। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल जीरोस बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसे ही होगा, अब डायगोनल से अबव हाइड कर लेंगे और डायगोनल से बिलो जो है वो सब जीरोस हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो सब जीरोस हैं? इन सब में क्या सूरत हाल है? इन सब में है, ये है, इसकी पोजीशन क्या है? रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, जिसमें रो का नंबर 2 है, कॉलम का नंबर 1 है, रो का नंबर 3 है, कॉलम का 1 है, रो का नंबर 3 है, कॉलम का नंबर 2 है, ये सब जीरोस हैं। तो उलट नाम है, डायगोनल से अबव जीरोस हो तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल से बिलो जीरोस हो तो अपर ट्रायंगुलर। जैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया वैसे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ डायगोनल्स आर जीरोस एंड एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। जैसे कि ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये 4 एग्जांपल्स हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑफ डायगोनल कोई है ही नहीं। ऑफ डायगोनल अगर कोई होता तो वो जीरो होना चाहिए था। इसमें देखिए ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ऑफ डायगोनल सारे जीरोस हैं। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सब जीरोस हैं। ये भी डायगोनल एंट्रीज हैं और बाकी सब जीरोस हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए ये सब कौन है? ये डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल एंट्रीज हमने हाईलाइट कर दी। इसके अलावा ये जितने हैं इन सब में गौर करें, आई किसके इक्वल है? जे के, यानी रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर है सब में, लेकिन बाकियों में रो और कॉलम के नंबर्स बराबर नहीं है। तो इसकी शक्ल फिर देखिए क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, ये सारे जो हैं इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। इनको तो हम ऐसे लिख देंगे A33, A44,
और बाकी सब फॉर श्योर जीरो हो जाएंगे। जीरो, डबल जीरोज, फिर 3 जीरोज आ जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरोज होंगे और फिर 2 जीरोज होंगे और फिर जीरोज होंगे। तो ये सारे जो जीरोज हो गए ये कौन है? ये ऑफ डायगोनल है। और ऑफ डायगोनल की क्या पहचान होती है? उनमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं होता। तो इसको अलजेब्राइकली कैसे लिखा जाएगा? ऑल aij's आर जीरो फॉर विच i इज नॉट इक्वल टू j। ये कौन है? ये ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं जिनमें i और j इक्वल नहीं होता, रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल नहीं होता। और क्या होता है? aij नहीं होता इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन i इक्वल टू j, जिनमें i और j इक्वल होते हैं, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 पोजीशन वाले, उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरोज होने चाहिए। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि तमाम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जीरोज हो जाती हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज पे वो कंडीशन खत्म हो जाती है कि कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये सब नॉन जीरो होने चाहिए और सब इक्वल होने चाहिए, जैसे ये। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग मैथमेटिकली? ये डायगोनल एंट्री है, ऑफ डायगोनल इसमें है ही नहीं, अगर होती तो जीरो। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सब जीरोज हैं, लेकिन ये सेम नंबर है। डायगोनल एंट्रीज सब 3 हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो अलजेब्राइकली इसे कैसे लिखा जाता है कि एक मैट्रिक्स aij, ये उसकी तमाम एंट्रीज हैं, जिसका ऑर्डर n बाई n हो, इसको आप स्केलर कब कहेंगे? इज स्केलर इफ व्हाट कंडीशन इज सेटिस्फाइड? if all aij equal to 0 for which I is not equal to j and all aij is equal to a non-zero scalar k for all I equal to j। तो ये हो गए कौन? ये ऑफ डायगोनल एंट्रीज है। और ये कौन है? सब ये डायगोनल एंट्रीज है। ऑल डायगोनल एंट्रीज कैसे पहचानी जाती हैं? जिनमें रो और कॉलम इक्वल हो। ऑफ डायगोनल कैसे पहचानी जाती हैं? जिनमें आई और जे यानी रो नंबर और कॉलम नंबर अनइक्वल हो। तो अलजेब्राइकली ये नजर आएगा, और मैट्रिसेस इस तरह के नजर आएंगे, डायगोनल स्केलर मैट्रिसेस हो गए। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने पहले पढ़ी। क्या होगा? ये डायगोनल है, इन सब की क्या वैल्यू हो जाएगी? ये सब एक नॉन जीरो नंबर हो जाएंगे, इनका नाम k रख लीजिए। ये सब नंबर्स k हो जाएंगे, और प्रोवाइडेड k इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इधर सब क्या नजर आएंगे? हमें जीरोस नजर आएंगे। ऑल ऑफ अदर एंट्रीज विल बी जीरो। ये ऐसा मैट्रिक्स होगा तो स्केलर कहलाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये भी डायगोनल की एक टाइप है, जिसमें क्या खास बात होती है कि ऑफ डायगोनल सारे जीरोज हो जाते हैं, लेकिन डायगोनल सब 1 होते हैं, जैसा कि ये। उसी तरह से एक एग्जाम्पल देखिए कैसे बन जाएंगे ये। इन डायगोनल्स पे ये जो a 1 1 2 2 3 3 4 4 है, ये सब क्या हो जाएंगे? 1 1 1 1 हो जाएंगे, और बाकी सब इनके अबव एंड बिलो सब जीरोज हो जाएंगे, ऐसे 0 0 0 0 0 0। तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिए, अगर 1 बाई 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसे I1 कहते हैं। 2 बाई 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसे I2 कहते हैं। 3 बाई 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसे I3 कहते हैं। और अगर ये 4 बाई 4 का है तो इसे I4 का नाम देंगे। n बाई n आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसे in का नाम देंगे। ये हो गई कौन सी टाइप? ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके साथ ही जितनी टाइप्स हमें मैट्रिसेस की चाहिए वो हमने पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। ये वो ऑपरेशंस हैं जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए मैट्रिसेस को डील करने के लिए। एडिशन क्या होती है? एडिशन के लिए क्या जरूरी है और कैसे करना है? सबसे पहली बात जो जरूरी है कि जिन्हें ऐड करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऐड कैसे करना है? एलिमेंट वाइज ऐड करना है, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होनी है। जैसे ये देखिए, आपके पास पहला मैट्रिक्स है 2 बाई 3 का।
2 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स है। ऐसा ही दूसरे में होना चाहिए, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ऐड कैसे करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 1 1 वाली एंट्री 1 1 वाली में ऐड होगी। तो ऐड करते हैं इन्हें, -2 और -1 मिलेगा, 2 और 2 आपस में मिलेगा, 3 और 7 मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा, और इनको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये आपके लिए कोई मसला नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए और एलिमेंट वाइज उन्हें माइनस करेंगे। जैसे वही दो मैट्रिसेस अगर सब्ट्रैक्ट करने हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट करनी है। -2 में से माइनस करना है -5, तो दैट विल बी -2 + 5। बाकी भी उसी तरह से देखे डील करेंगे तो इनसे तो ये बना ना, -2 माइनस माइनस प्लस होके 5 बन जाएगा। बाकी भी आप खुद डील करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इट इज अ लिटिल बिट इजी। आगे बढ़ते हैं जी। स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल हम कैसे बनाया करेंगे? फर्ज करें कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसे आपने 4 से मल्टीप्लाई करना हो, तो स्केलर मल्टीपल का मतलब है वी विल मल्टीप्लाई दिस 4 विद ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम, ईच एंड एवरी एंट्री। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट्स आंसर विल बी 4 × -5, 4 × 2, 4 × 7, 4 × 3, 4 × -8 एंड 4 × 4। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप रिवर्स भी देखिए, किसी मैट्रिक्स में से जब कॉमन लेना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो ऑल एंट्रीज के साथ, और अगर कॉमन लेना हो तो ऑल एंट्रीज में से कॉमन एक ही मिलेगा मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस को नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो सब से मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिसेस में से कॉमन लेना हो तो सब में से कॉमन एक ही मिलेगा। ये नहीं कि इन सब में एक 4 फैक्टर है तो इतने 4s मिल जाएंगे, सिर्फ एक 4 मिलेगा। इसको हम रिवर्सली देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 2 - 8 2 0 6 और यहां पे 4 लिखा हो। तो आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन 0 आप जानते हैं हर किसी का मल्टीपल होता है, तो 2 का भी है। 2 इज टेकन एज कॉमन। अब बाकी सब को 2 से डिवाइड कर दें, 1 - 4 1 0 3 एंड 2। लीजिए, कॉमन लेना बिल्कुल उसी का रिवर्स प्रोसेस है जैसे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखिए, यानी एक मैट्रिक्स को अगर -1/4 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? हर एक को -1/4 से करेंगे, तो ये आंसर क्या बनेगा? -2/-4, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर -1/2, इसका आंसर -3/4 एंड सो ऑन। उसके बाद है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को फिर वही सवाल कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करना है। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर इस टाइप का हो। मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? पहले का m/n और दूसरे का n/p। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज कि प्रोडक्ट में पहले मैट्रिक्स का जितने कॉलम्स होंगे, दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? रोज ऑफ द फर्स्ट आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम्स ऑफ द सेकेंड। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और एक और बात अहम, जब आप ऐसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आंसर जो आएगा उसकी कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। ये आंसर के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपको पता चल गया, यानी उसका ऑर्डर पता चल गया कि उसका ऑर्डर क्या होगा। क्या ऑर्डर होगा? ये m जो होगा वो आंसर की रोज बनेगी, और ये p जो होंगे वो आंसर के कॉलम्स बनेंगे। तो आपने जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, उनके ऑर्डर साइड बाय साइड रखेंगे और देखेंगे फर्स्ट और सेकंड के ये वाले दो नंबर्स, यानी इसके कॉलम्स और रोज सेम हैं। अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे करने? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर बनाना है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कहते हैं कि इफ A इज अ 3/5 मैट्रिक्स एंड B इज 5/2 मैट्रिक्स, व्हाट आर द साइजेस ऑफ AB एंड BA इफ दे आर डिफाइंड। कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका? सिंस A हैज 5 कॉलम्स, सिंस A हैज 5 कॉलम्स एंड B हैज 5 rows, the product AB is defined and is a 3/2 matrix। कैसे? हम A और B को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? A और B को साइड बाय साइड रखते हैं। A का ऑर्डर 3/5 है और B का ऑर्डर 5/2 है। So what will happen? This 5 is cancelled with 5 and we are left with 3 rows and 2 columns। rows A की हैं और कॉलम्स B के हैं। ये आपको नजर आ रहा है मैट्रिक्स ए बी, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ए बी का साइज क्या है, तो इसका साइज है 3/2। नाउ व्हाट अबाउट BA? BA के लिए क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट BA इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 2 कॉलम्स ऑफ B डू नॉट मैच 3 रोज ऑफ A। यहां BA को हम वेरीफाई कर लेते हैं। BA के ऑर्डर साइड बाय साइड लिख लें। B के ऑर्डर्स है, B का ऑर्डर है 5/2 और A का ऑर्डर हमारे पास है 3/5। सो ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉलम्स ऑफ B हैं ये रोज ऑफ A के साथ मैच नहीं करते, इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ये मेरा ख्याल है एक अच्छी एग्जांपल है जिससे आप ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गिवन मैट्रिसेस हो या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो उसके ऑर्डर के बारे में। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल करते हैं। कंप्यूट ए बी वेयर ए इज गिवन बाय दिस, बी इज गिवन बाय दिस। अब ए और बी आपने कंप्यूट करना है, तो ए का ऑर्डर देख लें। ए का ऑर्डर है 2/2 एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी? इसका ऑर्डर है 2/3। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप पहले ए को लिखेंगे साइड बाय साइड, ए और बी को ऐसे लिखेंगे 4 3 6 1 -2 एंड 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो सेम है, ये कट जाएंगे। अब जो आंसर आना है उसका ऑर्डर 2/3 आना है, उसकी रोज 2 होंगी और कॉलम्स 3 होंगे। देखिए मैंने बना लिए रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3। कैसे रो नंबर 1 बनानी है? अगर आप इस रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 1 पोजीशन पे लिखेंगे। आइए करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट को फर्स्ट से 4 2 8 हो गया, फिर सेकंड को सेकंड से +3, यानी आपने फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 3 6 प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई होके -6 बनाए देगा। ये सेकंड कॉलम भी हो गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 2 6 12 प्लस 3 3 9। पहली रो कंप्लीट हो गई क्योंकि रो 1 को हमने कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिए अगर आप रो 1 को सब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर की रो 1 बन जाएगी और फिर शुरू होती है रो 2 की बारी। रो 2 को मल्टीप्लाई करें 1 × 4 प्लस -5 × 1, ये बनेगा 4 - 5। रो 2 को कॉलम नंबर 2 से करेंगे 3 1 3 और -5 -2 +10। फिर रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से करेंगे 6 -15। कंप्लीट हो गया। जब रो 2 यूज की तो हमने सारे आंसर्स रो नंबर 2 में ही लिखे, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर को सिंप्लीफाई कर दीजिए 11 0 21 -1 3 एंड -9। लीजिए ये आपके पास प्रोडक्ट ए बी आ गया। ये आपके लिए इसलिए किया है कि हो सकता है आपके लिए ये बहुत मामूली बात हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कहा गया है कि C = AB, फाइंड C11 C31 C41 C43 R4 C2 provided A is given by this and B is given by this।
इस क्वेश्चन में गौर कीजिए, हमें बताया गया है कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमें एक मैट्रिक्स उसका जो प्रोडक्ट ए बी से बनता है उसका नाम सी भी बताया गया है। तो यहाँ पे पहले एक क्लियर कर लें कि ए का ऑर्डर कितना है, इट्स ऑर्डर इज 4/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। तो हम समझ सकते हैं कि ए बी यानी कि सी का ऑर्डर कितना होगा, 4/3, और जब 3/2 को कंबाइन करेंगे 3 विल बी कैंसल्ड बाय 3, तो इसका ऑर्डर 4/2 होगा। अब जो हमें कहा गया है फाइंड आउट करें, उसमें क्या क्या कुछ है, उसमें है C13 निकालें, C32 निकालें, C43 निकालें। तो ये तीनों कौन लोग हैं, ये तीनों हैं इसकी एंट्रीज, ये तीनों एंट्रीज मालूम करने को बोला गया है। और कहा गया है R4 निकाल लें, ये इसकी रो नंबर 4 है। सो ये एक नॉन ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है कि जिसमें प्रोडक्ट पूरी कैलकुलेट करने की बजाय आपसे कहा गया है कि स्पेसिफिक एंट्री या स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम आप मालूम कीजिए प्रोडक्ट का विदाउट फाइंडिंग द कंप्लीट प्रोडक्ट। अब आपके पास एक वे तो ये है कि भाई आप ए बी पूरे का पूरा कैलकुलेट करें और उसमें से जो जो कहते हैं वो आप कैलकुलेट कर लें। अब आप यहां पे क्या करेंगे, C13 कैसे बनता है, जाहिरी बात है रोज ए की यूज होनी है, कॉलम्स बी के यूज होने हैं। तो ये बनेगा रो नंबर 1 ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3 ऑफ बी, कॉलम नंबर 3 ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ नो कॉलम नंबर 3 इन बी। सो आप कहेंगे चूंकि बी में कॉलम 3 नहीं है, ये एंट्री सी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक आपको टेस्ट करने के लिए सवाल दिया गया है कि आप ब्लाइंडली मल्टीप्लाई करेंगे और पूछा वो जा रहा है जो उसमें है ही नहीं। उसके बाद पूछा है C32, C32 कैसे बनेगी, इसमें 3 जो है ये रो का नंबर है और रोज यूज होनी है ए की। तो हम यहां लिखेंगे R3 ऑफ ए, और 2 जो है वो है कॉलम नंबर बी का, कॉलम नंबर बी जो है कॉलम नंबर 2B का यूज होगा और वो क्या होगा, यहां लिखेंगे C2 ऑफ B। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहां सिर्फ रो 3 लिखे, दैट इज 6 माइनस 8 माइनस 7, और कॉलम नंबर 2 लिखिए B का, -6 1 एंड 2। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई होके -36 बनाएंगे, -8 1 जार इज -8 और -7 2 जार इज -14। ये सारे ऐड होके -58 बनाएंगे। ये C32 जब आप मैट्रिक्स C कंप्यूट कर रहे होंगे उसमें थर्ड रो सेकंड कॉलम में -58 आएगा। सो ये भी आपको आना चाहिए। C43 अगेन द सेम केस इज देयर, इसमें आपसे उसने पूछा है कि आंसर के कॉलम 3 का एक एंट्री है वो मालूम कीजिए। तो आपको पता है ये कैसे बनेगा, R4 ऑफ ए और कॉलम नंबर 3 ऑफ बी, बट अनफॉर्चुनेटली बी में कॉलम 3 नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी इसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज सी, नेक्स्ट इज रो नंबर 4 निकालें, रो नंबर 4 ऑफ सी। सी को जब आप कंप्यूट करेंगे तो पूछा जा रहा है उसकी रो नंबर 4 कौन सी होगी। ये कैसे बनेगी, ये बनेगी रो नंबर 4 ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट बी, पूरे बी के साथ रो नंबर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहां कॉलम्स का जिक्र नहीं तो सारे कॉलम्स यूज होंगे। रो 4 लिखते हैं दैट इज -3 0 9, और पूरा बी लिखते हैं इट इज 4 -6 7 1 3 2। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो नंबर 4 बनने जा रही है -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -12, फिर 0 इंटू 7 इज +0, फिर 3 इंटू 9 इज +27। ये आपके पास फर्स्ट रो, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -18
प्लस 0 प्लस 18। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 18 की बजाय प्लस 18 आएगा और कंप्लीट आंसर विल बी माइनस 12 प्लस 27, दिस विल बी 15 0 और दिस विल बी 36। ये आपके पास रो नंबर 4 बन गई सी की। लास्ट उसने जो क्यूरी दी है वो है कॉलम नंबर 2 ऑफ सी। कॉलम 2 ऑफ सी कैसे बनेगा, यहां चूंकि ए की रोज का जिक्र नहीं है तो हमने सारी रोज ऑफ ए यूज करनी है। तो इसका तरीकाकार क्या है, पूरे ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 2 ऑफ बी, पूरे ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 2 ऑफ बी। 2 minus 5 0 minus 1 3 minus 4 6 minus 8 minus 7 minus 3 0 9 और सिर्फ एक कॉलम हम इसका यूज करेंगे जो कि कॉलम नंबर 2 होगा माइनस 6 1 एंड 2। कंप्लीट सॉल्व कीजिए इसको तो आपके पास कौन सा क्या चीज बनेगी, सिर्फ एक कॉलम बनेगा और ये जब सी आप मालूम करेंगे उसका दूसरा कॉलम बनेगा। करें मल्टीप्लाई, 2 minus 6 is minus 12 minus 5 प्लस 0। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 प्लस 3 माइनस 8। नेक्स्ट थर्ड रो, माइनस 6 इंटू 6 इज माइनस 36 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 14 हो जाएगा। लास्ट रो की बारी है तो ये बनेगा 18 प्लस 0 प्लस 18 एंड दैट विल बी कंप्लीट आंसर ऑफ कॉलम नंबर 2 माइनस 17 और ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 58 और फाइनली विल बी 36। ये आपके पास कॉलम नंबर 2 बन गया। ये समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस ये एक अच्छी प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करते हैं कि जनाब आपको पर्टिकुलर एलिमेंट की जरूरत हो मैट्रिसेस को मैनिपुलेट करने में, मैट्रिसेस की कंप्यूटेशन में, तो आप डायरेक्ट उसको अटैक करते हैं रादर देन कंप्यूटिंग एंटायर प्रोडक्ट। और एक खास बात, प्रोग्रामिंग में जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट कंप्यूट करवाने के लिए उसके लिए सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो वो जब आपके माइंड में उसका मैथमेटिक्स नहीं होगा तो आप प्रॉपर सिंटैक्स नहीं लिख पाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि इस एग्जाम्पल को आप जरा ध्यान से करें। सो हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की एक और एग्जाम्पल करते हैं। कंप्यूट ए क्यूब इफ ए इज गिवन बाय दिस। ए क्यूब का मतलब ये नहीं है ए क्यूब इज नॉट इक्वल टू कि आप हर एक का क्यूब करना शुरू कर दें, 3 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब कर दें, 0 का क्यूब कर दें, ये नहीं होता। ए क्यूब के लिए हमें पहले ए स्क्वायर बनाना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मल्टीप्लाई कीजिए -2 इंटू 3 1 इंटू 0 -2 इंटू 3 1 इंटू 0। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को कॉलम 1 से, करते हैं -2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3। फिर नेक्स्ट कॉलम की बारी है, -2 इंटू 3 इज -6 और 3 इंटू 0 इज 0। रो 1 कंप्लीट हो गई। यही प्रोसीजर रो नंबर 2 के लिए करेंगे और आंसर सारे रो 2 में लिखेंगे। 1 इंटू -2 इज -2, 0 इंटू 1 इज 0। फिर कॉलम नंबर 2 से 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 0, इसे कंप्लीट कीजिए 7 -6 -2 एंड 3, वी गॉट ए स्क्वायर। अब ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए क्यूब इज ए इंटू ए स्क्वायर। आप चाहें तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की वैल्यू है -2 3 1 0 और ए स्क्वायर था आपके पास 7 -6 -2 और 3। कंप्लीट करते हैं इसको, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 7 आर -14, 3 इंटू -2 इज -6। फिर नेक्स्ट कॉलम से -2 इंटू -6 इज 12 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। फिर रो 2 की बारी है, 1 इंटू 7 इज 7 प्लस 0, 1 इंटू -6 इज -6 प्लस 0 और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा -20 21 7 और -6। सो वी गॉट ए क्यूब। माइनर कैलकुलेशंस हैं, ये इसलिए करवाया है
कि अब ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद इसको सॉल्व कीजिए। ये एज एन असाइनमेंट है, आपने ये करना है कि इसे सॉल्व करना है और जस्ट कमेंट सेक्शन में ये बता देना है कि ये आपने कर लिया है कि नहीं किया। मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। ए क्यूब और ए स्क्वायर मैंने बनाना सिखा दिया। इसमें एक अहम बात है कि इसमें आई लिखा हुआ है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन नहीं बताया इसका ऑर्डर क्या है। बट आपको याद रखना है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बाकी यूज हो रहा है, ये 3/3 है, तो अंडरस्टूड होगा कि आई भी 3/3 होगा। तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेना है वो 3/3 का लेना है, बेशक उसने आपको नहीं बताया फिर भी। तो ये आपने करना है, ये मैंने नहीं करना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, ये जी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ये प्रॉपर्टीज सबको पता होनी चाहिए। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको जिस ऑर्डर में दिल चाहे मल्टीप्लाई कर दें। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले चाहे ए से कर लें, पहले चाहे बी से कर लें, लेकिन ए और बी का ऑर्डर वही रखना है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खास तौर पे ख्याल करें कि अगर ए आपके पास m/n का मैट्रिक्स हो, यानी उसमें रोज m हो और कॉलम उसमें n हो, तो ए से पहले कौन सा मैट्रिक्स आ सकता है? उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आ सकता है जितनी इसकी रोज हैं। और ए को बाद में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बाद में कौन सा मैट्रिक्स आ सकता हो? जितने उसके कॉलम्स हैं। तो देखिए इसमें m रोज हैं तो पहले m/m आ सकता है, और कितने कॉलम्स हैं? n, बाद में n/n आ सकता है, उसमें रोज n होनी चाहिए। तो आप देखिए a को उसने कहा कि इससे पहले अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर m का मल्टीप्लाई करें तो a ही रहेगा। मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगर a आपके पास हो ये मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, तो ये 3/2 मैट्रिक्स है। तो a को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्री मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 से, और अगर बाद में मल्टीप्लाई करना चाहें तो a के बाद आ सकता है 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले करना हो तो इसकी मदद से बनेगा और बाद में करना हो तो इसकी मदद से बनेगा। इन दोनों का आंसर ए ही आएगा। और आखिरी पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी का आंसर नॉर्मली बी ए के इक्वल नहीं आता। ये एक एक्सरसाइज है जो हमने सॉल्व करनी है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, कंप्यूट ईच मैट्रिक्स सम और प्रोडक्ट इफ इट इज डिफाइंड, इफ एन एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड एक्सप्लेन वाई। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें 1 2 3 तक 1 2 तक उन्होंने बोला है। ये कहते हैं -2a बनाइए। तो -2a कैसे बनाना है? a की वैल्यू लगा देनी है, दैट इज 2 0 -1, फिर 2 -5 और 2। तो आपने पढ़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसका क्या तरीका होगा? हर एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यू शुड कंप्लीट इट। दूसरा है b -2a करें, b -2a, b का ऑर्डर भी वही है, कितना? 2/3, और -2a जो बनाया है उसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, पॉसिबल है। फिर कहते हैं जी AC बनाइए। A कौन है? 2 0 -1, 4 -5 2, और C आपके पास है 1 2 -2 एंड 1। इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो इसका आंसर पॉसिबल है बनाना। ये प्रोडक्ट आप जरूर बनाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये कट जाएंगे, इसका ऑर्डर 3/2 होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि C और D बना सकते हैं, बिल्कुल, ये दोनों 2/2 मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे और आप कर सकते हैं। A + 2B, a + 2b, a एज इट इज + 2b, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप अगर करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपके लिए हो जाएगी। फिर कहते हैं जी 3c - e, 3c, c का ऑर्डर देखिए 2/2, 3c - e, c का ऑर्डर है आपके पास 2/2,
और E का ऑर्डर है 2/1, तो ये सिंपली आप कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। रीजन, ऑर्डर्स आर नॉट सेम। उसके बाद कहते हैं सी बी, सी और बी मल्टीप्लाई करें, ये भी इजीली हो जाएगा। ई और बी मल्टीप्लाई करें, ई और बी कहते हैं मल्टीप्लाई करें। ई का ऑर्डर है 2/1 और बी का ऑर्डर है 2/3, तो आप देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड। अब जरा क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में ए गिवन है, 3i2 माइनस ए करना है, ये आप इजीली कर लेंगे, ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें a 3/3 है और कहते हैं कि i3 यूज करते हुए आप ये कंप्यूट करें, ये भी इजीली है, इजीली आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स A इज ऑर्डर 5/3 एंड प्रोडक्ट AB इज 5/7। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ B? जी आइए इसे करते हैं। AB इक्वल टू आंसर होता है, A का ऑर्डर है 5/3, B का ऑर्डर हमें नहीं पता और आंसर का ऑर्डर है 5/7। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब B का ऑर्डर देखें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इससे पता चलता है कि B का ऑर्डर 3/समथिंग होना चाहिए। फिर ये दोनों कट जाते हैं, 5 रोज आगे चली जाती हैं और यहां पे जो होता है वो इधर कॉलम्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 7 होगा। हमने पढ़ा था m/n इंटू n/p, n कैंसल और जो ऑर्डर बनेगा वो m/p बनेगा। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हाउ मेनी रोज डज B हैव इन BC इफ BC इज 3/4? कोई मसला नहीं, BC इज 3/4। BC ऐसे ऑर्डर होता है, ऐसे C का ऑर्डर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये वाली चीज यहां पे होती है और ये वाली चीज यहां पे होती है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। तो हम बस बता सकते हैं कि B की रोज 3 होनी चाहिए। हम ये भी बता सकते हैं कि C के कॉलम्स 4 होने चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AT is found by interchanging rows and columns. For example, if A is equal to aij ऐसे लिखा हो और उसका ऑर्डर m/n हो, देन A ट्रांसपोज कैसे बनेगा? इसकी रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी, रो का नंबर कॉलम बन जाएगा और कॉलम का नंबर रो बन जाएगा, इसे AJI लिखेंगे और m रोज बदल जाएंगी m कॉलम्स में और n कॉलम्स बदल जाएंगे n रोज में। इसकी एग्जांपल्स देखिए। अगर A आपके पास हो ABCD, तो A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी A ट्रांसपोज? A ट्रांसपोज शुड बी रो 1 AB कॉलम 1 बन जाएगा, रो 2 CD कॉलम 2 बन जाएगा। और B ट्रांसपोज क्या बनेगा? इसकी रो 1 -5 2 कॉलम 1 बनेगा, इसकी रो 2 1 -3 कॉलम 2 बनेगा और 0 4 कॉलम नंबर 3 बनेगा। C ट्रांसपोज क्या बनेगा? रो 1 1 1 1 कॉलम 1 बनेगी, 4 एंट्रीज, और ये कॉलम नंबर 2 बनेगी, -3 5 -2 एंड 7। ये था ट्रांसपोज। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, कंप्यूट AB एंड B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको लाजमन करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जब AB प्रोडक्ट पॉसिबल होता है तो AB होल ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो आप ये कैसे करेंगे? पहले आप AB मल्टीप्लाई करेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, जब आंसर बन जाएगा सिंगल तो आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे AB होल ट्रांसपोज, जो भी आंसर आएगा इसको लेबल कर लेंगे 1। उसके बाद आप B ट्रांसपोज लिखेंगे, बनाएंगे, फिर A ट्रांसपोज बनाएंगे और इन्हें इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। वैल्यूज लिखेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा, इसका नाम रख लेंगे 2। आपने लिखना है एंड पे कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो क्या प्रूव हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा AB होल ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये
ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट क्या करता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। अच्छा जी, ट्रांसपोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं कि डबल ट्रांसपोज हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, सम का ट्रांसपोज लेना हो तो अलग-अलग हो जाता है, स्केलर मल्टीपल किसी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लेना हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना हो तो वो ट्रांसपोजेस इनवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। ये नॉर्मली यूज होता है ऐसे मैट्रिसेस के लिए जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। इसे डिनोट करते हैं ए बार से, और क्या करते हैं, हर वो एंट्री जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी जगह उसका कॉन्जुगेट रख देते हैं। इसका सादा सा मतलब ये होता है कि आपको किसी मैट्रिक्स में जितने आयोटाज नजर आते हैं सिर्फ उनका साइन चेंज कर दें। इसकी आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर ए आपके पास हो 1 1 प्लस आयोटा और 2, ये एक सादा सा रो मैट्रिक्स है। जब हम इसका कॉन्जुगेट कंप्यूट करेंगे तो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना है, 1 1 माइनस आयोटा और 2 विल बी द आंसर। और अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी हो जिसके एंट्रीज हो 2 माइनस आयोटा, 1 1 प्लस आयोटा, 3 minus 4 iota, then what will be conjugate of this matrix? It will be 2 plus iota, 1 1 minus iota और 3 plus 4 iota। तो ये एक तरीका है जिससे आप कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करते हैं। कॉन्जुगेट के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो ऑपरेशन है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो स्क्वायर मैट्रिसेस पे ऑपरेट होता है, और इससे एसोसिएटेड जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट और इनवर्स ये बहुत मेजर टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल मांगते हैं। इन सब को पढ़ने के लिए हम लोग इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम वो तमाम चीजें पढ़ेंगे जो एक डिटर्मिनेंट को डिफाइन करती हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, और इसमें खास बात वो जो पुराना तरीका डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाला है, उससे हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 बाय 2 का क्या होता है, 5 बाय 5 का कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्विक कैलकुलेशंस किसी डिटर्मिनेंट की कैसे की जा सकती है। इसके लिए आप वेट कीजिए लेक्चर नंबर 4 का। बट एक और बात, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आपकी सब्सक्रिप्शन न सिर्फ आपको वेल इन्फॉर्म रखती है, बल्कि ये एक रिकग्निशन है कि आपने ये लेक्चर ध्यान से पढ़ा, सुना और उसे एब्जॉर्व किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक।